नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेपर है 3 फरवरी 2023 में जो पूछा गया था उसी का पेपर है। ठीक है, हम लोग बहुत ही बेटर तरीके से देखेंगे सभी क्वेश्चन को। आप लोग बने रहें मेरे साथ, और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर करें कि कौन सा आंसर होगा किस क्वेश्चन का, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बेटर होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का जो भाग नहीं है इसे बताना है आपको। तो प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या में जो है प्रायिकता नहीं पढ़ना है, बच्चा को नहीं पढ़ाना है प्रायिकता के बारे में प्राइमरी स्कूल में, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिमान पढ़ाना है बच्चों को, अनुमान लगाना भी बताना है और आंकड़ों का प्रबंधन भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि भाग नहीं है ये आपको चूज करना था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट होगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ऐसे नोट बना लीजिए कि प्राथमिक स्तर में गणित के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, वो हो जाएगा आपका आंसर में क्या, प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। सबसे कम प्रभावशाली हो जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए वो क्या हो सकता है, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन पर आधारित गतिविधि। ये तो बहुत ही बेटर है। अगर बच्चा को किसी अवलोकन के माध्यम से या फिर अवलोकन पर आधारित जो गतिविधि होती है उस पे अगर आप बच्चों को कोई भी गतिविधि करा रहे हैं या फिर कोई भी बात सिखा रहे हैं तो सबसे बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है कम प्रभावशाली, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत ही बेटर ऑप्शन था। ऑप्शन बी है सत्रांत परीक्षा। तो यहाँ पे जो है सत्रांत परीक्षा जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे से नहीं लेना है, यही आपका गलत हो गया। निगेटिव खोजना था, निगेटिव आपका मिल गया ऑप्शन बी। रचनात्मक आकलन कार्य जो होता है, और ये तो बहुत ही बेटर होता है रचनात्मक, इस बात को आप नोट कर लीजिए पॉजिटिव टैग वर्ड में। और रूब्रिक्स का उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे कम प्रभावशाली है वो है आपका सत्रांत परीक्षा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा, आप कंटिन्यू रहें क्लास में। क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे फिर निगेटिव पूछा। आप क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। कितना स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और डायरेक्ट वो आंसर चूज करके लगा देते हैं जो सही होता है। लेकिन यहाँ पे गलत ऑप्शन भी पूछता है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, किसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, निगेटिव लगा देता है। इसमें बच्चा जो है ज़्यादा फंसता है। तो यहाँ पे क्या करना है, निगेटिव खोजना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में मापन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है उसे खोजना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। तो आप बच्चों में जो है अनुमान लगाने की कौशल बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही बेटर बात है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। तो ये भी आपका सही है। कितना जो होंगे वो मानक इकाई देखकर इसे कट कर देंगे, लेकिन कहीं कहीं मानक जो है वो गलत जाता है और कहीं कहीं सही जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मापन की मानक इकाइयों से बच्चों के परिचित करवा रहा है, तो ये तो बहुत ही बेटर है, आपका बी भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव खोजना है, जो सही नहीं है, जिसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये खोजना है। बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना। तो आप बच्चों में जो है मानक इकाई और अमानक इकाई के बारे में परिचित करवा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भी आपका सही है।
ऑप्शन डी है मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। यहाँ पे निपुणता जो है, आप बच्चों में निपुणता हासिल करवा रहे हैं, तो निपुणता यहाँ पे थोड़ा निगेटिव वर्ड है और कहीं कहीं निपुणता सही भी जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव आपका खोजना था, आपका ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है ये बताना है आपको, यानी बेटर ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो सर्वेक्षण जो वर्ड होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत सही जाता है, इसलिए आपका इसको पॉजिटिव टैग वर्ड में नोट जरूर करें, सर्वेक्षण। ओके, सर्वेक्षण आधारित जो परियोजना करवाएंगे, जो गतिविधि कराएंगे, वो बहुत ही बेटर होगा। ओके, प्रश्नोत्तरी जो होता है वो गलत होता है। यहाँ पे जो है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित कोई गतिविधि करा रहे हैं तो रोल प्ले की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वर्ग पहेली भी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आंकड़ों के लिए क्या जाएगा, सर्वेक्षण। ये आप जरूर नोट कर लीजिए कि जहाँ भी आकलन आपको दिखाई दे आंकड़ा, वहाँ पे आपका सर्वेक्षण जरूर रहेगा आंसर में, या फिर प्रबंधन भी रहेगा, ठीक है। आंकड़ा, सर्वेक्षण एवं प्रबंधन आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो है आंकड़ा के लिए क्या जाएगा सही, सर्वेक्षण। ओके, या फिर प्रबंधन भी जा सकता है, इस तरीके से आप एक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है प्रस्तावित किया गया है, जो कि स्कूली शिक्षा का स्तर नहीं है, ये बताना है आपको। इसे आपको नोट करना पड़ेगा। ये जो है प्राथमिक स्तर जो है ये 2020 में प्रस्तावित किया गया था, और यह जो है स्कूली शिक्षा का स्तर नहीं है, इस बात को आप जरूर नोट करें, ठीक है। इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहाँ, यानी कि विद्यालयों में गणित किस परिस्थितियों में सीखा जाता है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले। ये तो बहुत ही बेटर बात है, जब बच्चा किसी चीज़ में आनंद लेगा तभी तो वो बेटर तरीके से सीख पाएगा, और बच्चा जो है निष्क्रिय है, वो आनंद ले ही नहीं रहा है, तो वो नहीं सीख पाएगा कोई भी गतिविधि। तो यहाँ पे जो है गणित उन परिस्थितियों में सीख सकता है बच्चा जब वो आनंदित हो, सीखने के लिए उसके पास रुचि हो, जिज्ञासा हो। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड में क्या गलत किया देखिए, या फिर सही है या गलत देखिए क्या है। शिक्षकों में निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। तो यहाँ पे प्रदर्शन वाली बात कर रहा है और अपेक्षा वाली भी बात कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी है होनहार और मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें। तो यहाँ पे होनहार या फिर मेधावी विद्यार्थी है वही सिर्फ अर्थपूर्ण समस्या को हल करेगा, तो जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसका क्या। तो यहाँ पे जो है सिर्फ होनहार को रखकर गलत कर दिया इस सेंटेंस को, ठीक है। तो आपका सिर्फ जो है सही हो रहा है ऑप्शन ए, तो केवल ए आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बच्चा प्रत्येक संख्या में आगे संख्या के नाम इस तरह से लिखता है। 1 को 1 लिखता है, 2 को 2 लिखता है इंग्लिश में, 3 को 3, फिर 4 को 4, 5 को 5। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, उसी वर्ड को, उसी शब्द को उसे समस्वर में बदल दे रहा है, यानी कि सेम जो वॉइस निकल रहा है उसी में वो लिख दे रहा है। तो यहाँ पे जो है बच्चा जो क्या कर रहा है कि
बच्चा होमोफोन्स यानी कि होमोफोन्स का अर्थ होता है एक ही वर्ड का सेम उच्चारण, ठीक है, उसका प्रयोग जो है गलत तरीके से कर रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। यहाँ पे आप एक नोट बना लीजिए, यहाँ पे आप भूल सकते हैं कभी, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। यहाँ पे फिर निगेटिव पूछा, सबसे कम जो उपयुक्त है वो आपको बताना है। गणित अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है, ये आपका सही बोला। गणित अवधारणा की प्रकृति जो होती है वो पदानुक्रमित होती है, ये आपका सही है। गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है, ये भी आपका सही बोला। गणित के प्रतिरूप को आप एक अध्ययन के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी है, गणित की प्रकृति समावेशी होता है क्योंकि सदैव इसमें सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे आप सोचिए, गणित की प्रकृति जो होती है वो समावेशी कैसे हो सकती है। समावेशी जो होती है, समावेशन, ये आपका ईवीएस के लिए बहुत ही बेटर वर्ड है, लेकिन गणित में जो है यहाँ पे समाज का क्या लेना देना, यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक से कोई लेना देना नहीं है, ना ही व्यक्तिपरकता से सम्मिलित है। तो आपका यही आपका ऑप्शन जो है गलत किया। गणित का कोई भी रिलेशन नहीं है सामाजिक से या फिर व्यक्तिनिष्ठता से, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। गणित की प्रकृति जो होती है तार्किक विवेचना गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात सही है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव खोजना था, आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ होगा डैश से। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि आप भिन्नों का परिचय देना है, ठीक है, भिन्न के बारे में बताना है। तो एक प्रभावी शिक्षण योजना क्या हो सकती है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भिन्न का परिभाषा। तो आप भिन्न का सिर्फ परिभाषा देकर बच्चों में अच्छे तरीके से समझ को विकसित नहीं कर सकते हैं भिन्न के बारे में, इसलिए परिभाषा तो शब्द गलत होता है, ये बात आपको नोट कर लेना है। परिभाषा जहाँ भी दिखे वो गलत होता है। मैं बार बार चर्चा करती हूँ इसके बारे में, जब भी आता है ये बहुत बार आ भी चुका है, लेकिन परिभाषा गलत होता है। लेकिन परिभाषित जो शब्द है यहाँ पे अगर त लग जाता, परिभाषित, ये आपका बहुत ही बेटर होता है। तो इस बात को आप ज़रूर नोट करें। निगेटिव टैग वर्ड में परिभाषा और पॉजिटिव टैग वर्ड में परिभाषित, ओके। यहाँ पे आपका परिभाषा से गलत हो गया। यहाँ पे स्मरण शब्द गलत हो गया, मैं आपको बार बार बताई हूँ। स्मरण जो होता है याद करना या फिर रटना, ये सब गलत होता है। श्याम पट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपित करना। तो यहाँ पे श्याम पट पर जो आप भिन्न का संख्यात्मक रूप से निरूपित कर देंगे तो भी बच्चा नहीं समझ पाएगा, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपित करना। तो यहाँ पे आपका सबसे बेटर है विभिन्न भिन्न का चित्र जब आप निरूपित करेंगे, निरूपित करके बच्चों को समझाएंगे तो वो बच्चा जो है बहुत ही बेटर तरीके से बातों को समझेगा, ओके। आपका ऑप्शन डी है सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा 4 की गणित शिक्षिका श्रुषि एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के डैश स्तर का आकलन कर रही है। यानी कि एक शिक्षिका है श्रुषि एस्टा, वो अपने विद्यार्थियों को क्या कर रही है, गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों की विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप कर रही है। जब भी ज्यामितीय आकृति को विभिन्न समूह में बांटने की बात करें वो आपका विश्लेषण स्तर पे जाता है, इस बात को आप जरूर नोट करें। ये सिद्धांत जो है मैं आपको बताऊंगी एक बार फिर, वैन हीले का सभी सिद्धांत के बारे में मैं चर्चा करूंगी कभी, ठीक है।
यहाँ पे आप एक नोट बना लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन की हिंदू अरबी प्रणाली में के बारे में सही है? हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। तो आप एक नोट बना लीजिए, हिंदू अरबी प्रणाली ये जो है स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित होता है, ये बात आपका सही बोला। और ऑप्शन बी है सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों के परिभित समूह का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती है। तो ये भी आपका सही बोला, हिंदू अरबी प्रणाली में जो है 0 से 9 अंकों की परिभित समूह का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करें, ये दोनों को ए बी दोनों हिंदू अरबी प्रणाली के लिए सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या बोला, यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। तो यह आपका गलत बोला, हिंदू अरबी प्रणाली जो होता है वह चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था नहीं होता है, ये आपका गलत बोला, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन डी में किसी भी संख्या में अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखे जाए। तो ये भी आपका गलत बोला, हिंदू अरबी प्रणाली में जो अंक है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे आपका गलत बोला, आपका सही है हिंदू अरबी प्रणाली के लिए वो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसे आप जरूर नोट करें, हिंदू अरबी प्रणाली लिखकर इन दोनों को जरूर नोट कर लीजिए, बहुत ही बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है आपको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन और आंसर कीजिए कौन सा सही है। यहाँ पे कूट है, कौन कौन सही होगा ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पाद करता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक सही बोला, लेकिन लास्ट जाते जाते ये सेंटेंस जो है गलत हो गया। कैसे? यहाँ पे देखिए, बच्चे अधिक सीखते हैं, सही बात है, जब शिक्षक जो है अवधारणा को समझाते हैं तो बच्चा अधिक सीखते हैं, ये सही बात है। लेकिन बच्चा जो है उसका पुनरुत्पादन करता है। पुनरुत्पादन करने का अर्थ ये हुआ कि यानी जो टीचर बच्चा को सिखा रहे हैं सेम वही चीज़ बच्चा सीख कर उसका पुनरुत्पादित करता है, यानी जो सेम सिखाया गया है उसी पर, यानी कि ये जो हो गया रटंत प्रणाली। तो यहाँ पे जो है आपका ये गलत हो गया, पुनरुत्पादन कर रहा है बच्चा, यानी कि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन बी है बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरी और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। ये आपका बहुत ही बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में, प्रश्नोत्तरी में और परिचर्चा में जब भाग लेने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चों को अवसर दे रहे हैं, तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। और ऑप्शन सी है शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों में पूर्ण विद्यमान विचारों से जोड़ना। यहाँ पे पूर्व विद्यमान, पहले से जो उसमें विचार विद्यमान है उसे आप जोड़कर बच्चा को किसी अवधारणा के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत ही बेटर होगा। बच्चा बहुत ही बेटर तरीके से सीख पाएगा किसी भी गतिविधि को। ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे जो सही हो रहा है बी और सी, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्धता करता है, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखता है, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा बच्चा लिखा यहाँ पे 0.082, फिर लिखा 0.62, फिर 0.36, फिर लिखा 0.8। बच्चा यहाँ पे जो है सीधे देख रहा है कि यहाँ पे 82 है तो ये बड़ा होगा, यहाँ पे उससे छोटा 62 है तो ये बड़ा होगा,
उसके बाद 36 है तो ये होगा, उससे छोटा 8 है तो ये होगा। यानी बच्चा जो है सीधे जो सार्थक अंक है उसी के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे उसको दशमलव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि दशमलव के बाद में सबसे बड़ा तो इसमें 0.8 होगा कि नहीं? आप लोग ज़रूर बताएं इसमें कौन बड़ा होगा, सबसे 0.8 बड़ा होगा और सबसे छोटा जो है यहाँ पे 0.082 होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है किस तरीके से इसे क्रमबद्ध कर रहा है, वह सबसे सार्थक अंक को देख रहा है और उसे क्रमबद्ध कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक 82 देखा, 62 देखा, 36 देखा और 8 देखा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों में जो है दशमलव की समझ नहीं है तो वो सीधे क्या कर रहा है, जो सार्थक अंक है उसी को क्रमबद्ध कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी त्रुटि क्या है, सार्थक अंक को के आधार पर वो संख्या को क्रमबद्ध कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है? यहाँ पे फिर से बोला सबसे कम रूप में, तो यहाँ पे फिर आपको निगेटिव खोजना है जो गलत सेंटेंस है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। तो ये बात सही है, बच्चा जो है आरेख के माध्यम से संख्याओं का विभाजन जो है वो समझा सकता है, ये आपका सही है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझ रहा है, तो ये बेटर है। और ऑप्शन सी है विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना का क्रियाविधि जानते हैं। तो यहाँ पे क्रियाविधि जो है सीधे सॉल्यूशन करना जानते हैं, लेकिन उसके संबंध के बारे में नहीं जानते हैं। यही आपका जो है सबसे कम उपयुक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका बहुत बेटर है। समतुल्य भिन्न को समझने के लिए बच्चा किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, हस्त कौशल सामग्री का। बहुत बेटर है। यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बेटर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मैथ पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है, सुश्री शम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। इस कार्य को देकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है। यानी कि ऐसा जो कार्य, यानी कि बच्चों के सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत किया जा रहा है कि यदि आयत की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है शिक्षिका कर रही है, तो उनका क्या तात्पर्य हो सकता है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है सारणी गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जो है क्या करेगा, सारणी या फिर गुणन आयतों का क्षेत्रफल और गुणन में क्रम विनिमय के गुणधर्मों की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने की प्रयास कर रही है अध्यापिका। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन बी में क्या गलत कर रहा है, वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण करने में सहायता करे। तो यहाँ पे जो है प्रत्यास्मरण या फिर स्मरण वर्ड जो होता है वो गलत होता है। यहाँ पे प्रत्या लगा दिया, इसलिए प्रत्या क्या, स्मरण शब्द ही गलत होता है, तो प्रत्या स्मरण भी दिया तो भी गलत होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे सूत्र याद करने वाली बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट आ गया ज्यामितीय एवं अंकगणित से संबंधित, तो ये आपका कोई रिलेटेड नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेटर है वो आपका ऑप्शन ए। पेडागोजी का 15 प्रश्न जो है वो ख़त्म हो चुका और यह पेपर था 3 फरवरी का, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक,
आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए। और आप लोग लाइक करना ना भूलें, जब अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जय हिंद।